वेरी गुड इवनिंग। एक मिनट आप। ओके, एक बार प्लीज कंफर्म कर देना ऑडियो या वीडियो को लेकर कोई भी दिक्कत। ठीक है, अब ध्यान देना। हम लोग जजमेंट राइटिंग का जो एक बेसिक होता है ना भाई, कोई भी फैक्ट आएंगे तो जजमेंट लिखनी कैसे होती है, पार्ट वन बोल दो, पार्ट टू बोल दो, वो लगभग अपने पता कर चुके हैं। अब अगर आते हैं अपने पार्ट थ्री के ऊपर, तो वो ऑब्वियस है कि भाई अपने को उसके लिए कोई भी केस अगर हमारे पास आता है तो हमको ऑफेंस पता होने चाहिए, कौन सा सेक्शन लगता है वो पता होना चाहिए। किसी को भी अगर आप किसी भी ऑफेंस के लिए सजा सुनाना चाहते हो तो उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या चीजें प्रूव होनी चाहिए। तो ये कुछ एक चीजें हैं जिसके अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई पार्ट थ्री होता क्या है। पार्ट थ्री होता है आपका रीजन, कि अगर आप किसी को सजा सुना रहे हो तो आपका वजह क्या है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। और रीजन, ऑब्वियस रीजन के लिए आपको पहले लॉ की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप किसी को बोल रहे हो उसने मर्डर किया तो आप क्यों ऐसा बोल रहे हो कि भाई उसकी इंटेंशन थी, उसने जो एक्ट किया उस एक्ट की वजह से डेथ हुई है, जो सेक्शन ये है वो भी ऐसी सी बात बोलता है, तो उसके बेस पे हम ऐसा बोल सकते हैं। तो अब आते हैं बात कि अगर हमको जजमेंट करना है, क्रिमिनल जजमेंट के अंदर मैं खासकर बोल रहा हूँ आपको, तो जितने भी सेक्शंस हैं, जो भी भारतीय न्याय संहिता, पहले अपने सिर्फ भारतीय न्याय संहिता की बात करेंगे, लोकल लॉज फिर बाद में उठाएंगे। भारतीय न्याय संहिता के जितने भी सेक्शंस हैं जहां से जजमेंट बन सकती है या जिनके बेस पे जजमेंट बन सकती है वो अपने को पता होनी चाहिए। तो अब अपने जो है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस पढ़ेंगे। आप लोग के पास भारतीय न्याय संहिता की बेर एक्ट होगी, मैं आपको साथ साथ मार्क करवाता रहूंगा। और हमको ये ध्यान रखना है कि अगर इस ऑफेंस के ऊपर, सेक्शन नहीं बोलूंगा ऑफेंस बोलूंगा, जैसे मान लो रेप है, तो रेप के ऊपर अगर जजमेंट आएगी तो उसमें हमको क्या छोटी मोटी चीजें ध्यान रखनी है, क्या बेसिक चीजें हैं जो ध्यान रखनी है कि अगर ये चीजें होंगी तो हम मानेंगे कि रेप हुआ है, या हम रेप का चार्ज लगाएंगे उसके ऊपर। कब हम अटेम्प्ट लगाएंगे, अटेम्प्ट के अंदर धारा क्या है, कब अबेटमेंट लगेगा, कब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगेगा, कब आपका कॉमन इंटेंशन लगेगा, कब आपका कॉमन ऑब्जेक्ट लगेगा। तो कौन सा सेक्शन कब लगेगा वो हम केस में कौन से फैक्ट या केस के किन तथ्यों के आधार पर अपने बताएंगे, अपने आज वो पढ़ेंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो हम हो सकता है आज का लेक्चर, जो भी 2 या 3 दिन का लेक्चर जो है अपने इन्हीं पे पढ़ेंगे कि अपने सारे के सारे सेक्शंस की कौन कौन से सेक्शंस के बेस पे या कौन कौन से ऑफेंसेस के बेस पे जजमेंट राइटिंग आ सकती है, और उसके अंदर हमको कौन कौन से सेक्शंस ध्यान रखने हैं। एक दूसरा, वो सेक्शन कब लगेंगे। तो हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो ये रहेगा कि क्रिमिनल जजमेंट के अंदर पहली बात तो हमको कौन से सेक्शंस याद रखने की जरूरत है, एंड देन सेकंड बात इज कि ये सेक्शन कब लगेगा, केस के अंदर क्या फैक्ट हो जिसके बेस पे हम बता सकते हो कि कौन सा सेक्शन लगेगा। तो आप होप सो आप सभी के पास बेरेक्ट है, भारतीय न्याय संहिता की बेरेक्ट तो होगी आप सभी के पास। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आते हैं एज यूजुअल कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर सीधी सी बात है, कोई फालतू का हमको कंफ्यूजन नहीं रखना। सिंपल सा लॉजिक है कि भैया अगर जो लोग हैं वो 5 या उससे ज्यादा हैं आप कॉमन ऑब्जेक्ट लगा देना, अगर लोग 2 या उससे ज्यादा हैं आप कॉमन इंटेंशन लगा देना। इन शॉर्ट, अगर केस अनलॉफुल असेंबली का बन रहा है, 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं और आप उसके अंदर अनलॉफुल असेंबली की बात कर सकते हो, तो आप कॉमन ऑब्जेक्ट लगाओगे। कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट में कभी भी कंफ्यूज हो जाए, सीधा सा सिंपल सा लॉजिक फॉलो करना है आपको कि 2 या उससे ज्यादा लोग हैं मात्र, मतलब 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, आप कॉमन इंटेंशन लगाओगे। अगर उसके अंदर 5 एक्यूज है, हालांकि हमारे जजमेंट राजस्थान के केस में इतने आ नहीं सकते हैं क्योंकि जजमेंट बहुत बड़ी हो जाएगी, बट स्टिल फिर भी 5 लोग या उससे ज्यादा लोग हैं, या हमको बोला गया कि भैया एक अनलॉफुल असेंबली है, तो हम क्या लगाएंगे, कॉमन ऑब्जेक्ट। किसी को कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी को कोई भी सवाल की नहीं समझ आए तब भी पूछ लेना। और अगर आप में से कोई है जिसको ये भी नहीं पता कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, तो पहले ये भी पूछ बता दो, मैं फिर ये बता देता हूँ। क्लियर है, ये साथ साथ नोट करते जाना, इसीलिए मैंने बोला कि भाई आज भारतीय न्याय संहिता की बेरेक्ट और आप नोटबुक, एक नोटबुक रखेंगे। ठीक है, अब साथ साथ नोट करते जाओ कि भाई कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन भारतीय न्याय से ऐसे लिखना
हेडिंग डालना जैसे कि कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन, फिर ऐसे करके कि भाई मान लो सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 है और आपका आईपीसी में है 34 आईपीसी, ऐसे लिखना। सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 बीएनएस 34 आईपीसी, ऐसे लिखो ताकि सेक्शन याद आ जाए। फिर उसके बाद कॉमन इंटेंशन कब लगेगा? अगर जो आरोपी हैं वो 2 हो, 3 हो, 4, तब हम कॉमन इंटेंशन लगाएंगे। हमारे पास ज्यादातर इसी का ही केस आएगा। जजमेंट राइटिंग के लिए अपने को ये चीज ध्यान रखना। कोई भी डाउट इसके अंदर? फिर लिखो कि कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अंदर आपका सेक्शन है 189, भारतीय है ना, 189 ही है, ठीक है। सेक्शन 149 आईपीसी, कॉमन ऑब्जेक्ट का क्लोज टू 189 का क्लोज टू, ठीक है, मैं देख लेता हूँ ना। वन एटी नाइन, अच्छा ठीक है, 189 में अनलॉफुल असेंबली हो गया, ठीक है। मुझे लगा कि 190 है कॉमन ऑब्जेक्ट, सॉरी, अनलॉफुल असेंबली 190 है, 189 है ना, अनलॉफुल असेंबली 190 लगेगा, 190 भारतीय न्याय संहिता। अब बता देता हूँ ये कैसे होता है। आपके पास एक एग्जाम्पल आता है कि दो लोग हैं, एक है ए, एक है बी। ये लोग चोरी करते हैं। क्या सेक्शन लगाओगे? चोरी का नॉर्मल सेक्शन लगाना है, सिंपल। क्या लगाओगे? चोरी का क्या लगाओगे? ए के ऊपर क्या धारा लगाओगे? मान लो चोरी के अंदर आप लगाओगे 303 क्लोज 2। ए के ऊपर क्या लगाओगे? सॉरी, कॉमन इंटेंशन है ना, 3-5, 3-5। अब ध्यान देना कैसे लिखोगे कि कॉमन इंटेंशन ऐसे तो लिख नहीं सकते हो कि भैया ए के ऊपर धारा लगी है 303 क्लोज 2, बी के ऊपर धारा लगी है 303 क्लोज 2। कॉमन इंटेंशन कैसे शो करोगे, कैसे लिखोगे? कॉमन इंटेंशन का केस है रेड विद सेक्शन 3 सब सेक्शन 5, रेड विद सेक्शन 3 सब सेक्शन 5। ये जो पूरी लाइन है ना, ये बता रही है कि भैया इसमें अकेला बी नहीं है, बी के साथ और भी कोई बंदा था, कॉमन इंटेंशन। या बी को जो है सिर्फ अकेला नहीं है, बी का जो केस है उसके साथ 2-3 जितने भी लोग हैं जो उसके साथ मिलकर ऑफेंस कर रहे थे। तो इसीलिए अपने ये बात पढ़ रहे हैं। अपने क्यों पढ़ रहे हैं? कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, ये सब। कि नॉर्मली मान लो एक आदमी होता, हम लिख देते हैं पनिशमेंट 303 2 लगेगा, फलाना लगेगा। अगर 2 लोग हो, 3 लोग हो, 4 लोग हो, कॉमन इंटेंशन का हो तो कैसे लिखोगे? ऐसे थोड़ी लिखोगे कि भैया कॉमन इंटेंशन में ए के ऊपर 303 2 लगेगा, बी के ऊपर 303 2 लगेगा। नहीं सर, कॉमन इंटेंशन कैसे शो करोगे? कैसे शो करोगे कि ए ने जो चोरी की है वो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन की है। हम क्या बोलते हैं कि ए ने जो चोरी की है वो कैसे की है? बी के साथ मिलके की है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन विद बी। ऐसे ही तो बोलते हैं हम। दो लोग अगर कोई क्राइम करते हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना कि इस ए ने बी के साथ मिलकर ये क्राइम किया है। तो ए ने अगर चोरी की है तो हम यही बोलेंगे ए ने चोरी की है बी के साथ मिलकर, ऐसा ही बोलेंगे ना। हाँ जी, दोबारा बोलूं? दोबारा बताऊं? अगर नहीं समझ आ रहा तो बोल दो, मैं दोबारा बता देता हूं कि हम कैसे सेक्शंस लिख रहे हैं। दोबारा बताऊं नहीं समझ आ रहा तो? क्लियर है, पक्का ना? ठीक है, बता देना अगर डाउट रहे तो अब ये ध्यान रखना। तो हम अगर कॉमन इंटेंशन का केस होगा तो ये साथ में लिखते हैं। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं भाई कॉमन इंटेंशन का सेक्शन क्या होता है? सेक्शन 3 सब सेक्शन 5। कॉमन इंटेंशन का केस होगा तो जो भी आरोपी होगा उसके साथ जो भी उस पर धारा लग रही होगी ऐसे लिखेंगे, धारा लेट विद दिस, लेट विद।
ये शो करेगा कि केस कॉमन इंटेंशन। अच्छा, अगर मामला कॉमन ऑब्जेक्ट का होगा तो आप क्या लगाओगे? अगर मान लो ऐसा हो कि भाई ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और ये लोग कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर ये लोग चोरी करते हैं। अब क्या लगाओगे, कैसे लगाओगे? ए के ऊपर अगर धारा लगानी हो तो कैसे लगाओगे? रेड विद 190। अब ध्यान देना, एक बात मैंने बोली कि भाई कॉमन ऑब्जेक्ट अगर होगा तो क्या होगा, कम से कम 5 लोग होंगे, और क्या होगा, अनलॉफुल असेंबली। ये बात बोली अपने ने, अनलॉफुल असेंबली की बात बोली। हाँ जी, तो हमेशा ध्यान रखना जहां भी कॉमन ऑब्जेक्ट का केस होगा वहां पर एक धारा पक्का लगेगी सब पे, जो भी हो, कि भैया ए जो है मान लो वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, 189 भी लगाओ। जो ऑफेंस वो कर रहे हैं वो तो रेड विद 190 लगाओगे, ए को पनिश किया जा रहा है फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, ये भी लगेगा। ये कभी मत भूलना। तो अब ध्यान रखना, कॉमन इंटेंशन का केस है, कैसे पता लगेगा? 2 लोग होंगे, कम से कम 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, मैक्सिमम इतने चाहिए, पांचवा होते कॉमन अनलॉफुल असेंबली बन जाती है। कॉमन इंटेंशन का केस है तो कॉमन इंटेंशन के केस के अंदर आप सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 हमेशा लगाएंगे। तो अगर मान लो 2 आरोपी है, ए ने चोरी का केस किया है तो उसको लगाओगे आप 303 2 रेड विद 35। ये जरूर, जो भी किया, चोरी किया है तो दिस, चोरी की पनिशमेंट, सॉरी मर्डर किया तो मर्डर की पनिशमेंट रेड विद 35। 2 लोग हैं ए और बी, बी ने भी उसके साथ मिलकर चोरी की है या उसकी चोरी करने में मदद की है, रेड विद 3 सबसेक्शन। हालांकि होगा कुछ नहीं, पनिशमेंट वही रहेगी, बट लिखा ऐसे जाएगा। कॉमन इंटेंशन कब लगेगा, कॉमन इंटेंशन का सेक्शन क्या है, और कॉमन इंटेंशन के केस के अंदर आरोपी जो होते हैं उन पर कैसे धाराएं लिखी जाती है। कोई भी सवाल कुछ भी कॉमन इंटेंशन को लेकर। कॉमन ऑब्जेक्ट कब लगेगा, कॉमन ऑब्जेक्ट कब लगेगा? जजमेंट राइटिंग में बोल रहा हूँ, आपको 5 या 5 से ज्यादा आरोपी मिलेंगे, या फिर ऐसा बोला होगा कि भैया ये एक अनलॉफुल असेंबली है और ये लोग उसके मेंबर हैं। कॉमन ऑब्जेक्ट में एक चीज ध्यान रखना, कॉमन ऑब्जेक्ट की सेक्शन है 190 बीएनएस। कॉमन ऑब्जेक्ट में सपोज आप मान लो ऐसे ले रहा हूँ, ए पे आरोप लगा रहे हो कि उसने चोरी की है इन कॉमन, मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट विद जो भी जितने लोग हैं, तो चोरी का 303 2 रेड विद सेक्शन 1। जब हम बोलते हैं ना कि इसने कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर चोरी की है तो 303 जो भी चोरी का धारा रेड विद 190। हालांकि 190 की कोई पनिशमेंट नहीं है। अब जब भी आप कॉमन ऑब्जेक्ट लगाओगे तो एक चीज हमेशा ध्यान रखोगे कि जो भी आरोपी है, मान लो ए है तो इस पर सेक्शन 189 का सेक्शन जरूर लगेगा। हालांकि वो डिपेंड करेगा क्या, बट याद रख लेना कि ज्यादातर 189 लगता है, ये जरूर लगेगा। ये एक सेक्शन अपने आप जुड़ जाएगा उसके ऊपर, हालांकि फैक्ट में नहीं लिखा होगा, बट ये अपने आप लग जाएगा, जो ये बोलता है कि अगर आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो तो वो भी एक कानूनी अपराध है। तो ये चीज ध्यान रखना, कब लगेगा, सेक्शन और धारा को कैसे लिखा जाएगा, इसको लेकर कोई भी डाउट था कि मैं आगे बात कर सकूं? हाँ जी, ठीक है, अब आ जाइए। सेम टू सेम ऐसे ही आपके पास केस आ सकता है अबेटमेंट का। हाँ जी, सपठित, सपठित, सॉरी यार मुझे लगा आप, ठीक है सपठित, ठीक है, सपठित धारा। जैसे मान लो एक मिनट, एक मिनट, जैसे मान लो ये लिखा रहे हो तो ए के ऊपर चोरी, तो धारा 303 2 सपठित धारा 190, फिर पूरा भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, धारा 302 सपठित धारा 190 भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। 189 एक्चुअली क्या है समर्थ, 189 अनलॉफुल असेंबली का है। एक्चुअली में होता क्या है, अगर मतलब अपने इसमें क्रोनोलॉजी बनाते हैं कि भैया अगर कॉमन ऑब्जेक्ट लगा रहे हो तो आप खुद मान रहे हो कि अनलॉफुल असेंबली का मामला है, कि कोई गैंग का मामला है। अगर गैंग का मामला है तो 189 अपने आप रोल में आ जाता है, अपने आप।
189 रोल में क्यों आ जाता है? उन्होंने ऑफेंस किया वो तो चलो होगा, पर एक अपराध उन्होंने अपने आप कर दिया कि वो लोग एक गैंग के मेंबर थे, अनलॉफुल असेंबली के मेंबर, तो वो अपने आप इसलिए 189 अपने आप लगेगा। मैंने जो ऑफेंस किया वो तो आप मेरे पे लगा ही रहे हो, वो तो फैक्ट बता ही रहे हैं, पर उस ऑफेंस से पहले एक ऑफेंस मैं पहले ही कर चुका हूं, जो हो वहां पे हालांकि क्लियरली नहीं लिखा हुआ कि भैया मैं एक अनलॉफुल असेंबली का मेंबर हूं, जो भी एक वो भी एक अपराध है 189 के, तो इसलिए हम 189 टू भी लगाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। अब आ जाइए अबेटमेंट का केस, आपके पास अगर कभी भी आएगा तो कुछ ऐसा आएगा कि भैया इसने उसको उकसाया, ज्यादातर ऐसा आता है उकसाया, ठीक है, इसने उसको पैसे दिए, ऐसा कुछ आता है अबेटमेंट का केस ज्यादातर, कि भाई इसने उसको उकसाया, इसने उसको पैसे दिए, हालांकि ज्यादातर केस उकसाने वाला आता है, पर मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ पैसे वाला, पैसे दिए, मदद की, मदद किसी चीज में भागने में, मदद की बिफोर क्राइम, मदद की बिफोर क्राइम, बस उसको पता हो, जब भी उसने मदद की उसको पता हो कि इसने कोई अपराध किया है, तब हम अबेटमेंट लगाते हैं। भैया तुमने, मेन तो जाते ये होता है उसने उसको उकसाया, जैसे कुछ ऐसा होगा कि भैया ए ने बी को जाके बताया किसी ने तेरे बारे में ऐसी बातें बोली हैं जो बातें झूठी थी, फिर बी जाके क्राइम कर देता है, तो हम बोलते हैं भैया ए ने पहले उकसाया ताकि बी ये क्राइम कर सके, तो उकसाया। उसके अलावा ये बहुत कम लगते हैं, बट उकसाने वाला ज्यादातर लगता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हम जब लगाएंगे जब कुछ ऐसा सा आपके पास फैक्ट होगा कि दो लोग, ये लोग पहले प्लान किया, इन्होंने मतलब प्लान किया, या ऐसा कुछ होगा कि भैया इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया कि हम क्या क्राइम करेंगे, हम कैसे करेंगे, ये सब। और कुछ ऐसा सा आता है कि भाई ये दो लोग थे, ये दो लोगों ने प्लान किया, ऐसे कुछ। तो अगर कहीं भी केस के फैक्ट में आपके पास ऐसी सी बातें आपको क्लियर हो रही है कि भैया इन्होंने पहले प्लान किया है बैठ के, या इन्होंने पहले डिस्कस किया है, प्लान बोल दो, डिस्कस बोल दो, क्या करना है, कैसे करना है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अबेटमेंट हम तब लगाते हैं जब उकसाने का मामला हो। ठीक है, उकसाने का मामला हो, किसी को कोई भी डाउट अभी तक, दोबारा बोल रहा हूं, कैसे आप पता लगाओगे कि अबेटमेंट हो? जब कुछ ऐसा सा होगा कि भैया ए ने बी को उकसाया, उसको झूठी बातें बोली ताकि वो कोई क्राइम कर दे, उसको मदद की, चाहे क्राइम करने से पहले, क्राइम करने के बाद, जैसे नहीं बी और सी लड़ रहे थे, ए आता है और बी के हाथ में चाकू पकड़ा देता है, अबेटमेंट। अबेटमेंट, आपने उसको मदद की या फिर आपने उसको प्रोवोक किया। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आपको ऐसा होगा इन दो लोगों ने पहले डिस्कस किया, बैठ के डिस्कस किया या प्लान किया या एग्रीमेंट किया, ऐसा कुछ। ये हो गया अबेटमेंट, ये हो गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कोई भी डाउट कि कब लगेगा? दोबारा बोल रहा हूँ, जजमेंट राइटिंग के अंदर हमको इतना ही ध्यान रखना कि यार अगर हमको ऐसी सी कोई बात दिख रही है तो हम ये लगाएंगे, ये दिख रहा है तो हम ये लगाएंगे। हाँ जी, अबेटमेंट का सेक्शन क्या लगाओगे अबेटमेंट में? अगर अबेटमेंट का मामला है तो सेक्शन कौन सा लगाओगे? 45 लगाओगे, बिल्कुल 45 लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसको पनिश बस उसी के हिसाब से कर देना, ठीक है? आप ध्यान दे देना, ठीक है, ठीक है। 45 से लेकर जो भी अपना लगेगा, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर 61 क्लोज टू। अब ध्यान देना, यहाँ पे छोटी सी बात है, बड़ी क्लियर बात है, जो आपको जजमेंट राइटिंग में हमेशा मदद करेगी। अबेटमेंट में क्या है ना, तरीके बहुत है। आप 45 लगाओगे कि 46 लगाओगे कि 47 लगाओगे, वो केस के फैक्ट पे डिपेंड हो, मतलब बहुत ही अजीब कहानी बनती है कि आप क्लियर नहीं कर सकते कि यार सिर्फ 45 लगा, हो सकता है 47 भी लगे। तो ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन नहीं है, इसका क्वेश्चन नहीं है। इसका क्वेश्चन लाने के लिए एग्जामिनर को बहुत टफ पेपर बनाना पड़ेगा, जितना उनको पता है नहीं बन सकता, क्योंकि अबेटमेंट के केस में कोई भी धारा कैसे भी लग सकती है, डिपेंड करता है कि आप उस पर कैसे सेक्शन लगा रहे हैं।
तो ये है, तो अबेटमेंट का नहीं आएगा। रीजन बिंग इज उसके अंदर सेक्शन बहुत है, उसके अंदर जो मामला है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऑल्दो हम करेंगे बट एक सेफ रहना कि नहीं आएगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आ सकता है क्योंकि सिंपल सा रूल लगता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। दो लोग थे, इन्होंने पहले प्लान किया, फिर ये क्राइम करने जाते हैं। जितने भी लोग, दो तीन जितने, इन्होंने पहले प्लान किया फिर क्राइम, तो एक 61 क्लोज टू। अब सपोज आपको ऐसा बोला जाता है कि ए और बी प्लान बनाते हैं चोरी करने का एंड फिर चोरी करते हैं। बताइए इन्होंने क्या किया है, बताइए इन्होंने क्या किया है। हाँ जी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट थेफ्ट। चोरी की क्या धारा है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कौन सी लगाओगे? अब एक को अगर एक के ऊपर अगर धारा लगानी है, आरोप लगाने है, तो कैसे लगाओगे? है कुछ नहीं, हम बस ऐसे लिख रहे हैं कि भैया इस आदमी ने चोरी किया है इन कॉन्स्पिरेसी विद बी। पर बी वाली हम बात इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि बी वाला हम यहां लिख देंगे, क्योंकि बी है तो उस पर भी ऐसे लगा देंगे। कोई भी डाउट, कुछ भी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कब लगेगी? ऐसा सा कुछ होगा, प्लान किया, डिस्कस किया, मीटिंग की, इकट्ठे हुए, ऐसा कुछ। एक पॉइंट पर मिले फिर वहां से गए। वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 45 से लेकर 50 तक लग जाते हैं वैसे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बहुत अंदर अपने में पढ़ेंगे ना, तब आपको ही पता लगेगा कि यार इसके ऊपर जजमेंट बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जामिनर के लिए। तो यहाँ से इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब ध्यान दे देना। अबेटमेंट लिखना है तो लिख लेना भाई, अगर कभी भी ऐसा है उकसाने का और ये सब। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पकड़ने का पॉइंट ये होगा कि ऐसा सा कुछ लिखा होगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आप सेक्शन 61(2) लिखोगे, और जब भी उस बंदे के ऊपर जो भी धारा लगाओगे वो कुछ ऐसे से लिखेंगे। कब लगेगा, क्या सेक्शन है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धाराएं कैसे लिखी जाएंगी। कोई भी डाउट, कुछ भी, ताकि मैं आगे बात कर सकूं। हाँ जी, अब आ जाओ। अटेम्प्ट। अटेम्प्ट अटेम्प्ट के अंदर आप अटेम्प्ट के आपके पास केस आते हैं, जैसे कि उसने उसका रेप करने की कोशिश की, पकड़ा गया। घर में घुसने की कोशिश की, पकड़ा गया। ऐसा कुछ भी, पकड़ा गया, कोशिश की, मतलब सीधा ही होता है भी उसने घर में घुसने की कोशिश की पर पकड़ा गया, मारने की कोशिश की पर पकड़ा गया। जो भी वो इंटेंट, जो भी उसका टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाया, उससे पहले पकड़ा गया, तो हम बोलते हैं अटेम्प्ट। सब कुछ प्रिपेयर कर चुका था वो, उसके बाद हम बोलते हैं टारगेट अगर अचीव नहीं कर पाया तो हम बोलते हैं अटेम्प्ट। गोली चलाई पर गोली उसके कंधे पे लग गई, बच गया। आपने आपकी गोली, उसकी गोली की वजह से आपको प्रीवियस हर्ट हुआ है, आप बोल सकते हो आपको अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा। गोली लगने से आपको जो भी ग्रीवियस हर्ट हुआ, गोरुपत्ती हुई, वो तो आप लगा ही सकते हो क्योंकि आपको हुआ। 20 दिन आपका हाथ टूटा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा, एंड देन अटेम्प्ट टू मर्डर भी लगेगा। ये दोनों, तो अब ध्यान दे देना। अटेम्प्ट के केस के अंदर धारा कौन सी लगती है? बेसिक, बेसिक अगर हम अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट लगाते हैं या ऐसी कोई भी, जहां पर बीएनएस में, बीएनएस में 62। कभी भी अगर आपका केस बने ऐसा कि भाई अटेम्प्ट का केस बनता है जिसकी ऑब्वियस कहीं और पनिशमेंट नहीं है, कोई और सेक्शन नहीं है इसका, और अदर सेक्शन नहीं है, उस केस में जो भी है, फॉर एग्जांपल अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट है, क्या लगाओगे, कैसे लिखोगे? सेक्शन 303, सॉरी 3032 रेड विद सेक्शन। अब ध्यान देते हैं, हमने अभी तक जो पढ़ा, कॉमन इंटेंशन,
कॉमन ऑब्जेक्ट, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट। अब ध्यान देना, कॉमन इंटेंशन का सेक्शन बीएनएस का क्या है, आईपीसी का क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट बीएनएस का क्या है, और आईपीसी का क्या है, अबेटमेंट का क्या है, नहीं बीएनएस का वैसे 45 से लेकर 50 तक लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें सेक्शन 107 से लेकर 111 लिख देता हूँ, नॉर्मली लिख दे रहा हूँ, वैसे तो 107 से 120 है, पर जो पनिशमेंट वाले हैं मोटा मोटी वो लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है सेक्शन बीएनएस में, बीएनएस में, हाँ ध्यान रख लेना, ठीक है। और आईपीसी में 120 क्लोज भी नहीं, 120 नहीं, क्लोज नहीं है, ठीक है। अटेम्प्ट का है सेक्शन 62, सेक्शन 511। अब ध्यान देना, पहले तो आप ये याद करोगे, उसके बाद कॉमन इंटेंशन कब लगेगा, 2, 3, 4 लोगों। कॉमन ऑब्जेक्ट कब लगेगा, अगर मामला अनलॉफुल असेंबली का, ये पॉइंट याद रखना, जिसका मतलब है 5 या उससे ज्यादा। जब भी कॉमन ऑब्जेक्ट का मामला होगा एक सेक्शन आप हमेशा साथ लगा के चलोगे, 189। एबेटमेंट के केस के अंदर ऐसा कुछ होगा, उसने उसको उकसाया, उसने उसकी मदद की, ये कुछ होगा। क्राइम करने से पहले मदद की, क्राइम करने के बाद मदद की, मदद मतलब जानते हुए कि वो कोई क्राइम करना चाहता है या वो कोई क्राइम कर चुका है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आपको होगा कि इन्होंने पहले प्लान किया, डिस्कस किया, आपस में एग्रीमेंट किया, मीटिंग की, ऐसा कुछ भी। अटेम्प्ट के अंदर सीधा होगा, ऑब्वियस कि भाई टारगेट नहीं अचीव कर पाए। आपसे जो जजमेंट राइटिंग में आ सकता है, कॉमन इंटेंशन आ सकता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आ सकता है, अटेम्प्ट आ सकता है। एबेटमेंट और कॉमन ऑब्जेक्ट के नहीं बनते हैं, ध्यान रख लेना। हालांकि कोशिश करेंगे अपने करने का, बट आप ये 3 याद रखोगे। कब लगेंगे ये ध्यान रखोगे, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह, और उल्टे काम मत कर देना कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी लगा रहे हो और कॉमन इंटेंशन भी लगा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता है कभी भी, क्योंकि ये हेल्पिंग सेक्शन होते हैं। कॉमन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का तो आप फिर भी अलग से सेक्शन लगा सकते हो, ये हेल्पिंग सेक्शन होते हैं, ये मेन ऑफेंस के साथ में लिखे जाते। तो मेन ऑफेंस के साथ में एक ही लिखोगे ना, रेड विद दिस, रेड विद दिस, इतना नहीं होता है, एक ही लिखा देखा जाएगा। तो ये थोड़ा सा छोटी मोटी चीजें हैं जो ध्यान रखना। यस, कोई भी डाउट? हाँ जी, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? लिख रहे हो आप लोग, लिखा है आप लोगों ने ये सब? ठीक है, अब ध्यान देना, इसी तरह से अब अपने आगे चलेंगे। जैसे अब अपने क्या करेंगे, ये तो अपना हो गया बेसिक। अब अपने क्या करेंगे, अब अपने उठाएंगे कि भैया सेक्स सीक्वेंस में चलेंगे कि भाई अगर कोई बंदा किसी को जान माल का नुकसान पहुंचाता है, जिसमें आपके कौन कौन से, रेप से चालू होके, अगर मैं बीएनएस की बात करूं, आपके सेक्शन 63 से लेकर समवेयर अराउंड सेक्शन 146 के 146 तक ये शायद के जो सेक्शन, वो सारे अपने कवर करेंगे। भाई रेप कब लगेगा, रेप के अंदर जो जो भी उसके हैं उनमें क्या क्या फैक्ट ध्यान रखा कि रेप का डायरेक्ट सिर्फ एक नॉर्मल रेप का ही बनता है ज्यादातर तो जजमेंट, बट अपने फिर भी सारे करेंगे। जो आपका ऑफेंस है कि भैया ये आपका सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन, और कोई भी ऐसा वर्ड्स जिससे वुमेन की मोडेस्टी हो, ये कब लगेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों कब लगेंगे, अपने भी ये सब करेंगे। तो अब आप लोग को ध्यान रखना है, ये ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसके बिना जजमेंट राइटिंग क्रिमिनल की कर जाओगे, नहीं कर सकते। आपको अगर ये नहीं पता है कि कौन सा सेक्शन कब लगेगा, मतलब बेसिक, ठीक है, वो तो प्रैक्टिस करोगे तो आप और अच्छे से क्लियर हो जाओगे, बट अगर आपको बेसिक नहीं पता, आप कुछ नहीं कर सकते। आप ये सोच रहे हो ये सीधा फैक्ट पे आके और हम जजमेंट सोल्व कर लेंगे, नहीं होगी। तो जब तक आपको लॉ ही क्लियर नहीं होगा, आप जजमेंट करोगे कहाँ से? तो इसलिए अपने पहले लॉ पढ़ेंगे। हो सकता है अपने कल ऑफेंसेस, कल अपने एक दो दिन ना लगातार क्लास कर देंगे, तो ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी वाला कल कर देंगे, ऑफेंस अफेक्टिंग प्रॉपर्टी वाला कर देंगे। तो आप लोग कल का एक टारगेट रखना कि ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी वाले जो सेक्शंस हैं, जो जो सेक्शन आपको लगते हैं आ सकते हैं,
उनको खुद के हिसाब से मार्क करके रीड करके आना, सो दैट अगर आपका भी उसमें कोई सवाल हो तो आप पूछ सको। आपको अगर खुद को ही कुछ नहीं पता होगा या बिल्कुल ही आप नहीं पढ़ के आएंगे तो मैं आपको जितना बताऊंगा आप तो उतने तक ही रह जाओगे। खुद का आपका कोई सवाल होगा, सर ये फैक्ट कब लगेगा या ये वाला सेक्शन है ये कब लगेगा, ताकि अपने उस पर डिस्कस कर सकें। अगर आपका एक बार क्लियर है ना कि कौन सा सेक्शन कब लगेगा, जजमेंट कैसी भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप जजमेंट बहुत अच्छी करोगे। क्योंकि आपको अगर एक बार ये क्लियर है कि ये सेक्शन कब है ये सेक्शन कब है, कोई डाउट नहीं है। ये आपका एक बार बेसिक चालू किया है, तो दैट आपको मैंने आज आइडिया देना था कि भाई अपने हिसाब से अब चालू करना है। अब आप ऐसे पढ़ के होंगे और कोशिश करोगे, इनके नोट्स बनाओगे और नोट्स में क्या क्या लिखोगे, कौन से के अंदर बीएनएस का क्या सेक्शन है, आईपीसी का क्या सेक्शन है और वो सेक्शन लगेगा कब, क्या हिंट हमको ढूंढना है कि वो सेक्शन लगेगा, हिंट क्या है, एग्जैक्ट भले ही नहीं पढ़ना, हिंट क्या है, जजमेंट राइटिंग के हिसाब से वो हिंट क्या है। ये 3 चीजें अपने को पता होनी चाहिए। हम सेक्शंस में गलती नहीं करें, बिल्कुल भी गलती नहीं, ये 3 चीजें। और हमको सेक्शंस याद करने हैं, दोबारा बोल रहा हूँ, पीडीएफ में ग्रुप पे अपलोड कर चुका हूँ, अपने को याद करने हैं। उसके बाद अपने ये भी याद करेंगे कि कौन सा ऑफेंस किस कोर्ट में जाएगा, और वो आगे की बात। किसी का कोई भी सवाल कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। आज की क्लास अपनी इतनी है, रीजन बिंग इज सो दैट आप कल से थोड़ा बहुत खुद बेसिक पढ़ के, अदरवाइज ये रहेगा कि जितना मैं बताऊंगा आपको उतना ही रहेगा। किसी सेक्शन में अगर आपको खुद से कुछ पूछना होगा तो क्लियर नहीं हो पाएगा। यस, किसी का कोई भी सवाल। हम्म, नए बैच के अंदर पार्टनरशिप अभी तक तो सोगा ही हुआ है कंप्लीट, तो कंप्लीट तो सोगा ही हुआ है सिर्फ, और कुछ नहीं। हाँ, बस कॉन्स्टिट्यूशन चला हुआ, आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन कब से चालू हुआ, शायद 1 दिसंबर के आसपास से चालू हुआ होगा, ऐसा कुछ है। दिसंबर तो आप क्या ही मानो, एक्चुअली हाँ जी, एक्चुअली में तो क्या है, दिसंबर के अंदर तो मॉक्स थे, मतलब इंटरव्यूज थे 2025 वाले। दिसंबर के अंदर तो हार्डली हमने शायद 10 क्लासेस मैक्सिमम ली होंगी। तो दिसंबर तो आप ना बराबर ही मानो। तो शुरू के 5-7 दिन क्लास हुई थी जो हुई थी, उसके बाद तो क्लास ही नहीं की थी इंटरव्यू तक। उनके इंटरव्यू जब हुए थे तो उसके बाद 20 तारीख से चालू हुई थी। तो मान के चलो, नहीं नहीं अभी तक मैं बता देता हूँ, सिर्फ सोगा एक खत्म हुआ है, वो भी मॉर्निंग बैच वालों का, इवनिंग बैच वाले में दोबारा करवाया जाएगा ये। आपका इतना ही खत्म हुआ, मेजर लॉज में सिर्फ कॉन्स्टी, मेजर लॉ में सीपीसी, ये मैं एक साथ बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो मॉर्निंग बैच में होगा वो इवनिंग बैच में नहीं होगा, होगा, बट एक बार अपनी कोशिश करेंगे कि तीनों को जोड़ के सारा सिलेबस करें। कब तक कोर्स फिनिश हो जाएगा यार, मेरा तो टारगेट है कि मैं 6-7 महीने में आपका कोर्स खत्म करवा दूँ, क्योंकि मेजर लॉज ही है जो आपके टाइम टेकिंग है, उसके अलावा कुछ है नहीं। और अगर अपने दिन में 5 क्लासेस करेंगे तो 5 क्लासेस तो बहुत है, 6-7 महीने में कोर्स आराम से खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ आराम से हो जाएगा। माइनर लॉज में कुछ है नहीं, ये जो टाइम टेकिंग लॉज है यही अपने पहले पढ़ रहे हैं, जैसे सोगा हो गया, पार्टनरशिप हो गया, हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, ठीक है। ये टाइम टेकिंग है, अपने इनको पहले पढ़ रहे हैं। आईटी एनआई ये कोई टाइम टेकिंग नहीं है, इनमें बस आकर मेरे को आपको कंफ्यूज करना तो भले ही मैं इंडेक्स चला जाऊंगा, अदरवाइज आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना याद रखना है, बस कितना पढ़ लो इससे ज्यादा कुछ। आईटी हो गया, एनआई हो गया, ये सब तो 6-7 महीने में आराम से हो जाएगा। क्योंकि जो टारगेट बनाया है, जैसा टारगेट है कि भाई मान लो आपका कॉन्स्टी है, तो माना जा रहा है कि भाई कॉन्स्टी आपका ज्यादा नहीं तो इस महीने में लगभग हो चुका हो, भाई मान लो आज 19-20 तारीख हुई है, तो 10 दिन के अंदर अंदर कॉन्स्टी का मान लो स्टेट वाला और वो सब हो चुका होगा। तो अगर मैं फैब की भी बात करूँ तो फैब में आपका कॉन्स्टी, और कॉन्स्टी के बाद आपका चालू होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो फैब और मार्च, फरवरी और मार्च तक आपका कॉन्स्टी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वहां खत्म हो चुका हो। तब तक आपका सीपीसी भी आराम से खत्म हो चुका होगा, सीपीसी मान लो फरवरी फरवरी में खत्म हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि सीपीसी के बाद अपने क्या चालू करेंगे, या तो साक्ष्य अधिनियम या भारतीय न्याय संहिता। तो मार्च मार्च के अंदर, मार्च मार्च बोल रहा हूँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। फिर मान लो उसके बाद अप्रैल की अगर बात करूँ तो वहां तो मेजर लॉ खत्म हो चुके हैं, इधर भारतीय न्याय संहिता चालू हो जाएगा, कॉन्स्टी खत्म हो चुका है, तो पीछे रह क्या गए माइनर लॉस। अगर बात करूँ तो अप्रैल के बाद मई जून जुलाई 3 महीने भी मैं लूँ तो
माइनर लॉज में आप भी जानते हो कितना ही समय लगेगा, लोकल लॉज में आप भी जानते हो क्योंकि आप लोगों में से कई लोग हैं जिन्होंने वो क्लासेस वैसे पहले की हुई हैं, तो कितना ही समय लगता है उसमें, कुछ है ही नहीं फालतू के अंदर समय बढ़ाना है तो अलग बात है, बट उसमें इतना कुछ है नहीं, तो कैसा भी कर लूँ चाहे 6-7 महीने से ऊपर का सिलेबस जाएगा नहीं। नहीं, एफआईआर में अलग होता है, अपने आरोप लगाते हैं ना कोर्ट वाले, वो ऐसे लिखते हैं, है ना, कोर्ट वाले अपने ऐसे लिखते हैं, एफआईआर में भी वैसे लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट एफआईआर में क्या आते हैं कई बार ये नॉर्मली लिख देते हैं, नहीं धाराएं कैसे लिख देते, एक लिखी कोमा लगा दी, ये लिखी कोमा लगा दी, एफआईआर में तो इनकी, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कॉमा करके कैसे भी लिख देते हैं एफआईआर में। हाँ उनका फॉर्मेट है वो, तो भाई कोर्ट उनको क्यों बोलेगी, आपकी इच्छा है जैसे मर्जी लिखो, ऐसा होता है ना भाई, एफआईआर में तो कोर्ट ये थोड़ी कह सकती है भाई ये धारा लगाओ ये मत लगाओ, नहीं। हाँ रिपोर्ट जब आ जाती है उसके बाद कोर्ट डिसाइड करती है भाई कौन सी धारा लगानी है। हम्म हम्म नहीं नहीं, वो अलग प्रक्रिया है, मतलब प्रक्रिया मतलब फॉर्मेट है, सॉरी, है ना, अपन लोग कोर्ट का, अब कोर्ट कैसे लिखती है, जजमेंट नहीं होते जो निर्णय होते हैं, उनमें कैसे लिखा है अपने को वो पढ़ना है। फेब में बीएनएसएस नहीं खत्म होगा, फेब्रुवरी और मार्च तक खत्म होगा, दोबारा बता देता हूँ, जैन फेब मार्च, इसके अंदर अगर मैं मॉर्निंग बैच की बात करूँ, मैं माइनर लो सारे छोड़ दे रहा हूँ, माइनर में तो वो तो साथ साथ चलने ही चलने हैं, कॉन्स्टी, कॉन्स्टी के बाद बीएनएसएस, और अगर मैं इवनिंग बैच की बात करूँ जिसमें अभी सीपीसी चल रहा है, सीपीसी के बाद मान लो साक्ष्य अधिनियम, बच क्या गया एकमात्र भारतीय न्याय संहिता। हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ तो आपका जब पार्टनरशिप खत्म होगा उसके बाद हिंदू लॉ या सॉरी मुस्लिम लॉ चालू करेंगे पहले, क्योंकि मुस्लिम लॉ बेरेक नहीं है, को चालू कर देंगे तो ये बराबर इसके हो जाएगा, हिंदू लॉ इसके बराबर हो जाएगा। मेजर लॉ कौन सा रह गया, भारतीय न्याय संहिता, महीने कितने रह गए, अप्रैल मई और जून, सब्जेक्ट कौन कौन से रह गए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पार्टनरशिप की जगह मुस्लिम लॉ हिंदू लॉ ने ले लिया, मान लो लिख ही देता हूँ, पार्टनरशिप की जगह मुस्लिम आ गया, फिर हिंदू आ गया, ये एक एक महीने के हैं, एक एक महीना भी नहीं लगता इसमें, ठीक है, फिर सीपीसी वाला ले लो, सीपीसी के साथ साक्ष्य अधिनियम हो गया, ये तीन हो गए, चलो जजमेंट राइटिंग आपकी अपनी जगह चलेगी, उसका कोई लेना देना नहीं है, बच क्या गया, भारतीय न्याय संहिता, और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़ा सब्जेक्ट, कोई बड़ा सब्जेक्ट जो बच रहा हो, कोई बच रहा है बड़ा, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, ठीक है, मान लो एसआरए, लिमिटेशन, जेजे, एनआईए, आईटी, ये बच रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ, जे जे एन आई आई टी सारे लिख दिए मैंने, सारे लिख दिए, बी एन एस आई कॉन्ट्रैक्ट, टीपी, एस आर लिमिटेड, जे जे एन आई आई टी, राजस्थान के लोकल और लिख लो, हालांकि है कुछ टाइम लगेगा नहीं। अब ये बताओ अपना ये खत्म हो गया, दिन में अपनी कितनी क्लास चल रही है, 4 क्लासेस मान लो चलती हैं, तो ऑब्वियस अभी आप थोड़ी देर में फ्रेंडली हो जाओगे तो एक आधी क्लास तो और भी बढ़ाएंगे ना अपने, ठीक है, अब इनको अगर मान लो अपने, मान लो इस पी एन एस को मॉर्निंग बैच में चला दें, कॉन्ट्रैक्ट टीपीए को चला दें, रह क्या गया, एस आर लिमिटेशन ले लो, क्या मानते हो, बी एन एस 1 महीना, अब ऐसा तो नहीं अकेला बीएनएस ही चलेगा अपना, जितने में अपने बीएनएस खत्म करेंगे उसी के बराबर अपने कॉन्ट्रैक्ट टीपीए ये खत्म कर देंगे, तीसरी क्लास होगी तो ये खत्म कर देंगे, ऑब्वियस 3 क्लास तो अपने मिनिमम कर रहे हैं एक दिन में, तो मार्च के बाद कितना मानते हो, अप्रैल मई जून, और कितना है? इसमें 3 महीने से ज्यादा और क्या लगेगा, बहुत आराम से भी चलाएं तब भी 3 महीना नहीं लगता, तब भी 3 महीना, रीजन क्या है, अपने क्लासेस ज्यादा कर रहे हैं ना, अपने सिर्फ 2 क्लासेस कर रहे होते ना तो मैं बोलता कि नहीं यार अपने को समय लगेगा, अपने को कम से कम 1 साल लगेगा, अपने मान लो अभी लॉ की बात करूँ तो अपने 3 क्लासेस कर रहे हैं, टोटल 4 क्लासेस हो रही है, विद टाइम एक क्लास अभी एक और ऐड होनी बाकी है, चाहे तो वो पहली बात तो आपकी लैंग्वेज की क्लास ऐड होगी, कोशिश जल्दी करेंगे, जब आप फ्रेंडली हो जाओगे, जजमेंट राइटिंग और इससे फ्रेंडली हो जाओगे ना तो चालू करेंगे, बस। तो ये क्या है, डीवी मान लो कितने दिन मान लो, डीवी को मैं कितना अपने कितना भी आराम से कर ले, 5 लेक्चर से ज्यादा डीवी नहीं है, मतलब उनको तो ऐसा है कि यार वो तो ठीक है भाई, उनको तो ऐसा है कि हाँ 5-5 लेक्चर है, अब उनको क्या ही गिनना,
उनको ग्रुप बना सकते हैं, टीवी प्रोबेशन ऐसे करके सारे, कोई 5-7 इकट्ठा जोड़े तब बोलेंगे कि हाँ इसमें 1 महीना लगेगा, सारे इकट्ठा जोड़े तो मैं बोल रहा हूँ ये बच्चे हुए तो क्या 3 महीना ले लेंगे अपना। नहीं, लैंड रेवेन्यू बड़ा नहीं है, आप उसकी चिंता मत करो, मैं करवा दूंगा। लैंड रेवेन्यू हो गया, जे हो गया, ये बड़े नहीं है, मैं आपको करवा दूंगा, बहुत आराम से हो जाएंगे, ये भी इजी है। राजस्थान एक्साइज एक्ट तो बहुत इजी है। आर्म्स, राजस्थान आर्म्स जुडिशरी में तो है ही नहीं ना, आर्म्स थोड़ी है। एक्साइज, एक्साइज बहुत इजी है, एक्साइज बहुत इजी है, कोर्ट फीस बहुत इजी है। इनमें पता है क्या है, हाँ जी, हाँ मतलब ये इनमें पता है क्या है, इनमें है कि भाई आप लिमिटेड पढ़ो, कि इतना पढ़ लो, इतना बहुत, जितना ज्ञान लायक चीज है। इनके अंदर अपने जितना नहीं फालतू की चीजों में जाएंगे कि रट लो ये लो, कोई जरूरत नहीं, बहुत लिमिटेड पढ़ने की। ठीक है, लैंग्वेज की बात की कर रहा हूँ मैं, अब ये फैब से लैंग्वेज चालू कर देंगे। हाँ जी, हेलो, नहीं अभी क्लास चल रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, तो हो जाएगा आराम से, अगर अपने बहुत आराम से भी चले, हालांकि मैं आराम से नहीं चलूंगा, क्योंकि भाई देखो, सीधी सी बात बताता हूँ, सिलेबस खत्म होना इज नॉट अ सिलेक्शन। आपका एग्जाम खत्म हो जाए, सॉरी सिलेबस खत्म हो जाए और आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। आपकी मेहनत तो सिलेबस खत्म होने के बाद ही चालू होगी, टेस्ट, पढ़ना, चीज़ों को 10-10 बार पढ़ना, तब जाके कहीं सिलेक्शन हो। इसीलिए मेरे को है कि आपका सिलेबस फटाफट खत्म करवा दूँ, तो दैट अपने जो भी आप लोग का जो भी आने वाला एग्जाम है, जो ऑब्वियस 100% है कि इस साल एग्जाम आएगा ही आएगा, तो अपने उसको पहले से, एग्जाम की डेट आने से पहले अपने उसको प्रिपेयर करना। तो मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए, बाकी तो देखो भाई ऐसा है, बाकी तो एट द एंड भगवान के ऊपर ही है कि उन्होंने चाह लिया तो हो जाएगा, नहीं चाहा तो भाई चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ लो, अब क्लास अपनी तरफ से खत्म है। कल लगातार क्लास होंगी, ध्यान रख लेना थोड़ा, अपने एक बार ये सेक्शंस वाला एरिया निपटाना है, सो दैट अपने जजमेंट राइटिंग का मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर सके। किसी का कोई भी सवाल कुछ भी वेलकम, किसी का कोई भी सवाल कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। ये मैंने सेक्शंस वाली पीडीएफ ग्रुप पे भेजी हुई है, आप लोग देख लेना। ओके जी, वेलकम। हाँ मतलब ऑफेंस अफेक्टिंग बॉडी, आप लोग प्लीज पढ़ के आना, फायदा होगा, क्योंकि मान लो उसमें कोई ये है कि सर ये सब सेक्शन कब लगे, मान लो कई बार हो सकता है मेरे को भी ना पता हो, मैं भी मिस कर जाऊं, उस अगर आपके पास दिमाग में होगा तो उस पर अपने डिस्कस कर लेंगे, है ना जी। ओके जी, थैंक यू, ओके जी, शुभ रात्रि। हाँ भाई।